नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज मास्टर में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बाज की उम्र 40 साल की होती है। जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसके नाखून मुड़ जाते हैं, चोंच लटकने लगती है और पंख भारी हो जाते हैं। उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वह मर जाए या फिर एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। वहां से जिंदगी नई हो सकती है। वो ऊंची पहाड़ी पर जाता है क्योंकि वो दूसरा विकल्प अपनाता है। अपनी चोंच को पत्थर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई चोंच आती है, ताकतवर होती है, तीखी होती है, तो उससे वो अपने नाखून को और पंख को उखाड़ फेंकता है। इस कष्टदायक प्रक्रिया के बाद वो फिर से अगले 30 साल तक के लिए शान से आसमान में उड़ता रहता है। यह कहानी बताती है कि जब कभी भी आपको लगे कि आप थक गए हैं, वह सब कुछ जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, आपके हथियार भोथरे हो गए हैं, तो फिर आप थोड़ा रुकिए और अपने हथियारों को नए सिरे से तैयार कीजिए। वक्त, जरूरत और आपकी जो आपका उद्देश्य है उसके हिसाब से खुद को तैयार कीजिए और आगे बढ़िए। सरेंडर कर देना विकल्प नहीं है, एक प्रक्रिया है जो तकलीफ दे है, लेकिन उसके आगे एक नई जिंदगी है। उम्मीद कभी खाली मत छोड़िए, कोशिश कीजिए। और अब आज न्यूज मास्टर में जिन 4 चैप्टर्स की बात हम करेंगे, या जिन 4 चैप्टर्स से होकर अलग अलग सवालों को लेकर के या अलग अलग खबरों को लेकर के चलेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया की उस काली दुनिया की आज हम बात करेंगे जिसमें भारत के छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए हैं और कुछ देश मिसाल के तौर पर सामने आए हैं जो सोशल मीडिया के चक्रव्यूह से अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान उस राह पर चलेगा? सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना क्यों जरूरी है, यह मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 2 में बात होगी विमान हादसे की। अजीत पवार के विमान हादसे के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़ा हुए हैं। आखिरकार लैंडिंग टेक ऑफ के वक्त ऐसा क्या होता है जिससे हादसे होते हैं? एटीएस, डीजीसीए, मेडे कॉल वगैरह वगैरह क्या होती हैं? विमान से जुड़ी एक एक जानकारी आज आपको बताएंगे। चैप्टर 3 में बात होगी साध्वी प्रेम बाईसा की, राजस्थान की जानी मानी लोकप्रिय साध्वी जिनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई। आखिरकार साध्वी की मौत का सच क्या है? साध्वी की मौत के बाद किसने रहस्यमय सोशल मीडिया पोस्ट किया? क्या साध्वी ने हत्या की या फिर हत्या की खबर झूठ है, हुआ कुछ और चैप्टर 4 यानी कि आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे उस महाडील की जिसने भारत को, बांग्लादेश को सबक सिखाने का औजार दे दिया है। यूनुस चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। बांग्लादेश हाथ में कटोरा लेकर के दुनिया के सामने खड़ा दिखेगा। अब बात चैप्टर 1 की। फ्रांस की सरकार ने बच्चों और नाबालिगों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। देश की नेशनल असेंबली ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई या लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, सेकेंडरी स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला ऑनलाइन बुलिंग, हिंसा और मेंटल हेल्थ से जुड़े खतरों को देखते हुए वहां की संसद या सरकार ने लिया है। फ्रांस के पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कदम उठा रखा है। कानून लागू होते ही फ्रांस यूरोप का पहला देश बन जाएगा जो सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र तय कर रहा है कि मेरे बच्चों को कब
स्मार्टफोन अपने हाथ में लेना चाहिए, कब सोशल मीडिया के संपर्क में आना चाहिए, ये हम तय करेंगे। हम अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। दूसरों के हाथ में वो खिलौना नहीं बनेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों क्या कह रहे हैं, बहुत मार्के की बात है, पते की बात है, सुनिए। Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दूसरे देशों के एल्गोरिदम के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे। हम अपना भविष्य किसी दूसरे देश के हाथों खराब करने की किसी भी कोशिश को खत्म कर देंगे। फ्रांस दुनिया के वैसे देशों में जो विकसित है, जिसकी अपनी एक लंबी सांस्कृतिक विरासत है, जो सब देशों में गिना जाता है, उसको भी ये डर सता रहा है कि मेरे बच्चे अमेरिका और चीन के एल्गोरिदम और उनके प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ख़राब किए जा रहे हैं। हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारी सोच समझ सब कुछ ध्वस्त हो रही हैं और एक नई पीढ़ी ऐसी खड़ा की जा रही है जिस पीढ़ी का ज़मीनी सरोकार हमसे नहीं है। वो एल्गोरिदम के ज़रिए तय कर रही है कि हमको क्या सोचना है, क्या पसंद करना है और क्या नापसंद करना है। इसलिए भारत की चर्चा बहुत जरूरी है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से, और हमारे यहाँ बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखता है और उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। 8 से 9 साल के बच्चे रील्स देख रहे हैं। 12 से 13 साल के बच्चे लाइक्स और फॉलोअर्स में अपनी अहमियत ढूंढ रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं, या फिर माँ बाप उसी तरह से सोशल मीडिया पर लगातार अपने आप को गाफिल रखने के लिए, डुबाए रखने के लिए कि उनको अपने पास समय मिल जाए, वो भी उसी दुनिया में लगे रहें। बच्चों को भी दे देते हैं कि तुम भी जरा इसी में फंसे रहो। टीचर परेशान है और सिस्टम जो है उसको यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो फ्रांस समझ गया, ऑस्ट्रेलिया समझ गया। सोशल मीडिया कोई मामूली चीज नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए नहीं बने हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखिए। उसी में डेटा कंजम्पशन है और उसी से आपको फ़ायदा होगा, आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए आपको जो जुगत जुगाड़ करना पड़ रहा है, आप एल्गोरिदम के ज़रिए चल रहे हैं। एल्गोरिदम को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने बच्चा है या बड़ा है। अब एल्गोरिदम क्या है? बार बार लोग कहते हैं एल्गो अप्रूव नहीं करता है, एल्गो जो है इसको नहीं मानता है, एल्गो ऐसा कहता है इसलिए आप ऐसा करिए। ये एल्गो जो है यही सारा खेल है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का नशा है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों का ध्यान कमज़ोर हो रहा है, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पा रहा है, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं हो रही है, चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है। कम उम्र में डिप्रेशन जैसी समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं, बच्चों के बीच। भारत में हर दूसरा पेरेंट यही कहता है कि बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं छोड़ रहा, सवाल ये है कि हमने उसे इतनी छोटी उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया की खुली छूट क्यों दे दी? क्या हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है? हम उसको वह विकल्प ना दे करके कोई दूसरा विकल्प देने के लिए सोचते नहीं है, शऊर नहीं है। जब शराब, सिगरेट और गाड़ी चलाने की उम्र तय हो सकती है तो दिमाग पर असर डालने वाले सोशल मीडिया की उम्र क्यों नहीं? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये मान लिया है कि बच्चों को हर चीज की आजादी देना समझदारी नहीं है, और इसमें समझदारी है, इस मान लेने में। स्कूल में मोबाइल पर रोक कोई सजा नहीं, बल्कि बच्चों को बचाने की कोशिश। पढ़ाई, खेल और बातचीत मोबाइल से ज्यादा जरूरी है। ये बात अब वहां की सरकारें समझ चुकी हैं।
भारत जैसे देश में जहां सबसे ज़्यादा युवा हैं और सबसे सस्ता इंटरनेट है, वहां ऐसे कानून की ज़रूरत सबसे अधिक है। वरना हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो स्क्रीन पर तो तेज होगी लेकिन जिंदगी में कमज़ोर होगी, समझ से किसी और के जरिए चल रही होगी और बड़े फैसलों पर निर्णय लेने में, काम करने में, अपने अनुभव का सहारा लेने में वो अपने आप को असहाय पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से देश ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन क्या है, अंडर 16 पूरी तरह से बैन, यानी कि 16 साल की उम्र तक के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मार्टफोन नहीं होगा। डेनमार्क ने अंडर 15 यानी कि 15 साल तक के बच्चों को इससे दूर रखने का फैसला किया है। फ्रांस अंडर 15 यानी कि 15 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं 15 तक के, वो स्मार्टफोन सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। हमको दूसरे देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिदम के जरिए अपने बच्चों को स्मार्ट नहीं बनाना है। यह स्मार्टफोन हमको नहीं चाहिए, आप रखिए अपनी बला से। मलेशिया जैसा देश अंडर 16 बैन प्रस्तावित है कि हमारे यहां भी बच्चों के लिए कानून लाया जाना चाहिए, और इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं वहां भी कानून बन रहा है। जिन देशों को इस बात का भान हो गया है कि सोशल मीडिया जिस तरीके से चल रहा है, अलग अलग देश, अमेरिका, चाइना खास करके, एल्गोरिदम तैयार करके आपके देश के भीतर बंटवारा कर रहे हैं, एक तुनक मिजाजी पैदा कर रहे हैं, अलग अलग खांचे में समाज को बांट रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो इस तरह के विचार पैदा नहीं होंगे, इस तरह का टकराव नहीं होगा, इस तरह का घनघोर युद्ध नहीं होगा सोशल मीडिया का। ये करवा कोई और रहा है, हो हमारे यहाँ रहा है, और हमारी नई पीढ़ी उसके जरिए तबाह नहीं हो सकती है। ये हमने सोचा है। हिंदुस्तान के लिए यह एक सवाल है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आप ये भी जानिए कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना क्यों जरूरी है, या फिर बच्चों को सोशल मीडिया पर सीमित करना। मेंटल हेल्थ पर बुरा असर, साइबर बुलिंग और जो फिजिकल हेल्थ है उसके कारण समस्याएं आती हैं। जो कंसंट्रेशन है बच्चों का, वो कंसंट्रेशन उनका कमजोर पड़ता है। फिजिकल हेल्थ, आप ये ग्राफिक्स सामने देख रहे हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आता है, चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक होते हैं। अगर आप उनसे कोई चीज ले लेते हैं, खास करके आप फोन ले लेते हैं, उनको सोशल मीडिया पर जाने से रोकते हैं, तो वो बागी होते हैं, आक्रामक होते हैं। और यह सब कुछ उस उम्र के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यह बात पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, यह बात पैदा ही हो रही है इस सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन के कारण। और इस कारण को हम लगातार बच्चों के पास बढ़ाए चले जा रहे हैं, यानी कि हम अपने लिए खतरा खुद पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों के लिए दुश्मन है, ये दुनिया आप समझ रही है, लेकिन ये ना हम समझ पा रहे हैं ना ही बच्चे। और ये जो पूरा का पूरा खेल है, वो जिस एल्गोरिदम का है, जिसका जिक्र मैंने किया था, उसको अब मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यही मुसीबत की जड़ है। आज का इंसान खुद को आज़ाद समझता है। उसे लगता है कि वो जो देख रहा है, जो पढ़ रहा है, जो शेयर कर रहा है, वो उसकी अपनी पसंद है। लेकिन सच ये नहीं है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमारी पसंद नहीं देखता है, वो हमारी आदतें गढ़ता है। वो ये तय करता है कि आप क्या देखेंगे, कितनी देर देखेंगे और अंततः क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स या टिकटॉक किसी विचारधारा को फैलाने के लिए नहीं बने थे, वो बने थे एक बिजनेस मॉडल के लिए। इस मॉडल का एक ही मकसद है, यूजर का ध्यान जितनी देर तक स्क्रीन के साथ जोड़ करके रखा जाए, रखो, मुनाफा तभी होगा। और ये काम एल्गोरिदम का है। आसान भाषा में आपसे मैं कहूं तो एल्गोरिदम जो है एक मैथमेटिकल माइंड है, और ये हर यूजर के व्यवहार को लगातार रिकॉर्ड करता है।
आप मोबाइल के फ़ोन के पास रहिए और आप कहिए कि मुझे वाटर प्यूरीफायर चाहिए। आप बात कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आएंगे वाटर प्यूरीफायर के आने लगेंगे। आपने कोई चीज़ पसंद की है, 2 वीडियो पसंद किए हैं, तो उसके बाद उसी तरह के वीडियोज आपके पास आने लगेंगे। आप दरअसल किस पोस्ट पर रुके, किस वीडियो को पूरा देखा, किसे लाइक किया, किसे स्किप किया, किस पर गुस्सा आया, किस पर आप मुस्कुराए, एल्गोरिदम को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कंटेंट सही है या गलत। यह सब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और मतलब नहीं है कि ये नैतिक है, अनैतिक है, ये फैक्चुअली ठीक है या झूठ है। उसे सिर्फ ये देखना होता है कि किस कंटेंट ने आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक ही तरह का कंटेंट बार बार आपके सामने आता जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों आता है, लेकिन वो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो लगातार आपके दिमाग को पढ़ रहा है, आपकी पसंद नापसंद ये सब देख रहा है और फिर आपको अपने मुताबिक वो धकेल रहा है और बनाता हुआ चला जा रहा है। एल्गोरिदम ये मान लेता है कि यही आपकी पसंद है, फिर वो धीरे धीरे उसी तरह का कंटेंट बढ़ाता चला जाता है। अगर आपने एक पॉलिटिकल वीडियो देखा तो दूसरा थोड़ा ज़्यादा तीखा होगा, फिर उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव, फिर नफरत भरा, फिर डर पैदा करने वाला। अगर आपने एक ग्लैमर वीडियो देखा तो अगला ज्यादा बोल्ड होगा, फिर उत्तेजक होगा, सीमाएं तोड़ता हुआ चला जाएगा। एल्गोरिदम एक्सट्रीम की ओर धकेलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी राय अगर न्यूट्रल है, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत आप कहते हैं, तो एल्गोरिदम आपको आगे नहीं बढ़ाता है, आपके व्यूज लाइक्स नहीं होते हैं, कहता है कि उधर जाओ या उधर जाओ, बटो। और जब बट जाओगे, जब तुम्हारे व्यूज आएंगे, तुम्हारे लाइक्स आएंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फिर तुम्हारे पास रेवेन्यू आएगा, तुम्हारी मजबूरी होगी उसी खूंटे से बनकर रहने की। तुमको सही दिख रहा है लेकिन तुम सही नहीं बोलोगे, तुम उसको गलत साबित करने के लिए अपनी दलीलें, अपने तर्क गढ़ोगे। तुम एक सामान्य आदमी की तरह बर्ताव नहीं करोगे, तुम ईमानदार नहीं रह सकते हो। ध्यान वहीं टिकता है जहां भावनाएं भड़कती हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, गुस्सा, डर, लालच, वासना, नफरत, कैसे एल्गोरिदम कंटेंट बनवाता है। बहुत ही खतरनाक पहलू है। एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट दिखाता नहीं है, वो कंटेंट पैदा भी करवाता है। कंटेंट क्रिएटर जल्दी समझ जाते हैं किस तरह के वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, किस टाइटल पर क्लिक होता है, थंबनेल देखिए, मेटा डेटा देखिए। दरअसल वो आपके लिए एक जाल है जिसमें आप, जिसका ट्रैप में आप हैं और लगातार आप ट्रैप होते चले जाते हैं। किस भाषा पर लोग रुकते हैं, फिर वो सोच नहीं लगाते, वो फॉर्मूला लगाते हैं। धीरे धीरे सवाल गायब हो जाते हैं, तर्क खत्म हो जाता है, जटिलता की जगह सनसनी ले जाती है। अब क्रिएटर ये नहीं सोचता कि कहना क्या जरूरी है, वो सोचता है कि क्या बिकेगा। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज सिर्फ नंबर नहीं है, वो दिमाग के केमिकल हैं। आपको हमने एक खांचे में खड़ा कर दिया, वहां से अपनी लड़ाई लड़ो। और जब भी आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, डोपामीन जो आपका केमिकल ब्रेन का है वो रिलीज होता है। हर शेयर पर संतुष्टि मिलती है, हर वायरल वीडियो पर अहंकार आपका मजबूत होता है। और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे सोचने की जो ताकत है उस पर काम करना छोड़ देते हैं। वो वही बोलते हैं जिनसे तालियां मिलती हैं, वही दिखाते हैं जो भीड़ देखना चाहती है, या फिर उनको एक फ्रेम में उसने फिक्स कर दिया है कि हमने तो माना है कि तुम यही कहोगे, तुम उसके खिलाफ उसके हक में रहोगे। दरअसल उसने एक आदमी, एक व्यवस्था के खिलाफ, एक व्यवस्था एक आदमी के हक में समर्पण करवा दिया है। ये खेल है एल्गोरिदम का। पूरा सच कभी नहीं दिखाता है, वो आपको आपका पसंदीदा सच दिखाता है। इससे एक इको चैम्बर बनता है। आप वही सुनते हैं जो आप पहले से मानते हैं, आप वही देखते हैं जो आपकी राय को मजबूत करता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसा ही सोचती है।
एल्गोरिदम को बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर वायरल चीज जरूरी नहीं है हमारे लिए, हर ट्रेंड सच नहीं हो सकता है, हर लोकप्रिय बात सही नहीं हो सकती है। हमें यह फैसला करना होगा कि हमको क्या कहना है। या तो हम बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले करते रहें, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, एल्गोरिदम की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि वो बच्चों के माइंड को एक साँचे में फिक्स करते 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 वो एक्सट्रीम पर लेकर चला जाता है। वक्त रहते सख्त कदम उठाना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया या उठाया। भारत को भी कुछ फैसले ऐसे करने होंगे जिनके जरिए हम अपनी नई पीढ़ी को समझ सकें, उनको भारत के मुताबिक ढाल सकें। हमारी परंपरा, संस्कृति, संस्कार, परिवार, समाज, देश, इनकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों के लिहाज से हमारी पीढ़ियां खड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। वो कुछ और हो रहा है और यह भटकाव जो है वो देश के बुनियादी सरोकार और सवाल से हमारी पीढ़ी को, नई जनरेशन को दूर ले जा रहा है। इसलिए सवाल है और आज मैंने इसकी चर्चा की। अब चैप्टर नंबर 2 न्यूज मास्टर का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में 5 लोगों की जान ले गया। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ बारामती में और देश के कई बड़े राजनेता अमित शाह, शरद पवार से लेकर के नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस वगैरह भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल थे। पत्नी ने उनको गंगाजल दिया, बेटों ने अंत्येष्टि की। मगर सवाल यह है कि जब वो विमान क्रैश हुआ तो क्यों हुआ? घना कोहरा था तो उस समय क्या किसी की जिम्मेदारी थी कि उसको लैंडिंग से रोके? पायलट की अपनी जिम्मेदारी क्या होती है? कोई विमान टेक ऑफ करता है या हेलीकॉप्टर और लैंड करता है, उसके बीच में क्या होता है? बड़ा सवाल यह है कि प्लेन हादसे होते क्यों हैं, क्या वजह होती हैं? एक एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करता चलूंगा। अमूमन विमान हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज्यादा होते हैं और इसे पायलट का सबसे अहम वक्त माना जाता है, जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है और खास करके जब वो लैंड करा रहा होता है प्लेन को। लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इस दौरान पायलट के पास हालात से निपटने के लिए बहुत कम समय होता है। उसका अनुभव, उसका कौशल बहुत काम आता है। और इन दोनों स्थितियों में जब टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा होता है, जमीन से प्लेन की ऊंचाई कम होती है और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए बहुत कम वक्त होता है, जाहिर सी बात है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA, उसका आंकड़ा कहता है कि 2005 से 2023 के बीच सभी विमान हादसों में आधे से ज्यादा 53% लैंडिंग के वक्त हुए। टेक ऑफ के दौरान होने वाले हादसे दूसरे नंबर पर है। 2015 से 2024 तक जो कमर्शियल जेट हादसे हुए उनमें टेक ऑफ फेज में 20% और लैंडिंग फेज में 47%। आप देखिए कि टेक ऑफ से 2 गुना से कहीं ज्यादा हादसे लैंडिंग के दौरान हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब प्लेन कई हजार फीट पर उड़ता है तो उस वक्त पायलट के पास बहुत समय होता है। कहा जाता है कि अगर दोनों इंजन बंद भी हो जाएं तब भी प्लेन अचानक आसमान से नीचे नहीं गिरेगा। ये एक ग्लाइडर बन जाता है और पायलट कुछ न कुछ कर लेने की गुंजाइश अपने पास रखता है, विकल्प होता है, लेकिन लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त हालात बिल्कुल इतर होते हैं। इसमें भी लैंडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पायलटों से आप बात करेंगे तो वो कहते हैं कि टेक ऑफ उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लैंडिंग बहुत चैलेंजिंग होती है। इस वक्त प्लेन को सही रफ्तार, सही एंगल और सही तरीके से रनवे पर रखने की सही पोजीशन पर बहुत ज़रूरत होती है।
बारिश हो, कोहरा हो, तेज हवा हो या रात का समय हो, पायलट के लिए चैलेंज होता है। छोटे से फॉल्ट से विमान रनवे से बाहर निकल सकता है, उसको स्किड करना कहते हैं, और फिर हादसा होता है। लैंडिंग के समय पायलट को स्पीड के बारे में लगातार फैसले लेने पड़ते हैं। माना जाता है कि ज्यादातर प्लेन हादसे खासकर लैंडिंग फेज के दौरान पायलट की गलती के चलते होते हैं, जबकि जब प्लेन कम ऊंचाई पर होता है तो पक्षियों से टकराने और खराब मौसम का सामना करने की आशंका होती है, और वह भी कारण होते हैं जब विमान हवा में उड़ रहा होता है, उस दौरान कोई हादसा होता है। तो इन सब के बीच यह भी जानना जरूरी है कि प्लेन में लैंडिंग गियर किसको कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है विमान का। जो चक्के होते हैं, लैंडिंग गियर विमान के नीचे जो पहिए और सपोर्ट सिस्टम, उसको कहते हैं। इनका काम यह होता है कि टेक ऑफ के समय विमान का जो वजन होता है उसको संभाल करके रखें, और लैंडिंग के समय जो तेज झटका हो सकता है उसको रोकें। रनवे पर ब्रेक लगाने के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, उसको कंट्रोल करना भी इसका काम होता है। लैंडिंग गियर प्लेन का बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें होने वाली गड़बड़ियों से लैंडिंग टेक ऑफ के वक्त हादसे होते हैं। जब विमान लैंड कर रहा होता है उस समय उसकी स्पीड जानते हैं कितनी होती है? 250 से 300 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा। इस रफ्तार से वो रनवे को टच करता है। लैंडिंग गियर शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, वो उस फोर्स को ऑब्जॉर्ब करता है, और कई बार हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि जो लिक्विड सिस्टम है जिसके जरिए प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, उसके जाम हो जाने से, गियर ना खुल पाने की वजह से, लॉकिंग सिस्टम फेल हो जाने के कारण कई बार लैंडिंग गियर ठीक से काम नहीं कर पाता है और हादसे होते हैं। यह सारे कारण उन हादसों के पीछे होते हैं। तो ये लैंडिंग गियर है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय हादसे ज्यादा क्यों होते हैं, यह भी जानिए। पूरे तरह से यह जो विमान उड़ा और लैंड किया, इसकी प्रक्रिया क्या है? एटीसी, मेडे कॉल, डीजीसीए, मौसम विभाग, ये सब प्लेन की सेफ्टी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं? पहले एटीसी समझिए। एटीसी क्या होता है? एयर कंट्रोल सिस्टम। जमीन हवा दोनों में विमान की आवाजाही को कंट्रोल करना। विमान जब टेक ऑफ करता है, विमान जब लैंड करता है, वो एटीसी के रडार के संपर्क में होता है लगातार। तो एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से विमान को पहुंचाना, यह जिम्मा एटीसी का होता है। पायलटों से संपर्क लगातार एटीसी रखता है। विमानों को रनवे पर ले जाने, उड़ान भरने, लैंडिंग की अनुमति देने, मौसम के बारे में जानकारी देने का काम एटीसी का होता है। अब मेडे कॉल, मतलब आपात स्थिति में पायलट क्या कहता है? मेडे मेडे मेडे, मतलब जानलेवा हालात है, जानलेवा हालात हैं, खतरनाक है, मतलब इंजन फेल हो गया है, विमान पर कंट्रोल मेरा खो गया है, आग लग गई है, मेडे मेडे मेडे। और मेडे कॉल अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें पायलट ने नहीं दिया। उसमें बस यही आवाज, ऑफ शिट ऑफ शिट। इसका मतलब यह है कि पायलट जब विमान लैंड करा रहा था, वो विमान लगातार आपको पलटियां खाता हुआ दिखता है। लैंड कराते समय वो लैंड कराने की जो ज़रूरतें, शर्तें होती हैं जिनका जिक्र भी मैंने किया, वो पूरा नहीं कर पा रहा था और गिरते ही आके गोले में तब्दील हो गया। अब जो सेफ्टी प्लेन की होती है, ये ठीक है, ये उड़ सकता है, इसका पायलट अनुभवी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विमान की सुरक्षा की खातिर जो जिम्मेदार है
उसकी चर्चा। विमान बनाने वाली कंपनी, वो डिजाइन पर, टेस्टिंग पर पहले काम करती है। सर्टिफिकेशन के दौरान जितने सेफ्टी टेस्ट होते हैं जरूरी, वो करती है लगातार। एयरलाइंस की जो मेंटेनेंस टीम है, हर फ्लाइट से पहले और बाद में इंजीनियर प्लेन की जांच करते हैं। पायलट और केबिन क्रू, पायलट के पास एक चेकलिस्ट होती है। जब वो पहुंचता है क्रू में, केबिन में, तो उसके बाद वो चेक करता है कि मेरा गियर काम कर रहा है ना, सप्लाई फ्यूल की ठीक है ना। जो चेकलिस्ट है उसके मुताबिक पूरे विमान को वो एक बार चेक कर लेता है। इसको वॉक अराउंड चेक करते हैं। और इसके बाद आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी। रनवे, फ्यूल, फायर सेफ्टी और ग्राउंड सिस्टम का पूरा जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी देखता है। इसी तरीके से सरकारी एविएशन अथॉरिटी, भारत में डीजीसीए। अब डीजीसीए पूरी तरीके से जिम्मा है कि एक विमान, हेलीकॉप्टर या कोई भी जो हवा में है, छोटा विमान, बड़ा विमान, यात्री विमान, कमर्शियल प्लेन, हेलीकॉप्टर, वो एयरलाइंस और प्लेन की ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन उसकी होती है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनकी निगरानी वो करता है, यानी कि प्लेन के सारे सेफ्टी मेजर्स, पायलट के बारे में जानकारी, यह सब कुछ अप्रूवल जो है वो डीजीसीए का होता है। हवाई जो अड्डे होते हैं, हवाई अड्डों पर जितनी चीजें विमानन कंपनियां कर रही होती हैं, उस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। सुरक्षा के नियम बनाना, उनका पालन करवाना उसका जिम्मा होता है। यानी कि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी देश में एविएशन सेक्टर में। लाइसेंस पायलट को या सर्टिफिकेट देना वो डीजीसीए काम है। केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लाइसेंस दिया जाए, यह सब वही करेगा। एयरलाइंस और मेंटेनेंस कंपनियों को सर्टिफिकेट देना कि हाँ आप लायक हैं, आपकी सेवा ली जा सकती है, यह भी डीजीसीए के जरिए ही होता है। विमानों की निगरानी, विमान की एयरवर्दीनेस यह चेक करना, मेंटेनेंस और रिपेयर के नियम तय करना डीजीसीए करता है। जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो नियम लागू होने हैं, नई तकनीक और प्रक्रियाओं के लिए गाइडलाइंस जो हैं, ये सारे के सारे तैयार करने का जिम्मा डीजीसीए का है। एयरलाइंस पर नियंत्रण, कंट्रोल, शेड्यूल, किराए का नियम, ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स की निगरानी, नियम तोड़ने पर जुर्माना या कार्रवाई, यह सब डीजीसीए करता है। मालिक मुख्तार है वो। और डीजीसीए के फैसले को एविएशन सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर नहीं मानती है तो फिर कार्रवाई होती है। जैसे इंडिगो, डीजीसीए ने कहा कि आपको पायलटों की बेहतरी के लिए और विमानों की सुरक्षा के लिए यह नियम 1 नवंबर से मानना है, और उसने माना नहीं। फिर बाद में उस पर 22 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया गया। अब वो जुर्माना कितना है, किस तरीके का है, जो देश भर में कोहराम मचा, लोगों ने जो अपना कुछ गंवाया उसकी भरपाई क्या 22 करोड़ है। और देश में एविएशन सेक्टर के भीतर अगर एक ही कंपनी जो इतनी नालायक है उसका 60% स्टेक है तो क्यों है? डीजीसीए के साथ सवाल होंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यह मान के चलिए कि देश में एविएशन सेक्टर का मालिक मुख्तार, सबसे बड़ी अथॉरिटी वही है। उसके बाद मंत्रालय है, मंत्री महोदय होते हैं। लाजमी है कि लोकतंत्र में सरकार ही सर्वे सर्वा होती है। अब चैप्टर 3, और इसमें बात करेंगे जोधपुर के बोरनाड में एक साध्वी थी, प्रेम बाई साहब। उनको लोग जानते थे, उनके फॉलोअर्स की तादाद
बड़ी थी और पूरे इलाके में उनकी कथा सुनने वाले लोग बड़ी तादाद में आया करते थे। प्रेम वायसा संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई और इसके कारण सनसनी मची हुई है। पिता और एक दूसरे शख्स ने साध्वी को बुधवार को शाम 5:30 बजे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल का नाम है प्रेक्षा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि ये ब्रॉट डेड केस है, यानी कि जब आप लाए हैं उस समय तक इनकी जान जा चुकी है। और जैसे ये खबर फैली, हड़कंप मच गया, समर्थकों में मातम पसर गया। अस्पताल को बिना बताए परिजन शव को लेकर आश्रम चले गए। अस्पताल ने पुलिस को फोन किया। अस्पताल का कहना ये कि हमने कहा था कि आप फलां अस्पताल में ले जाइए पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो पिता लेकर के चले गए आश्रम। खैर, लेकिन साध्वी पिछले 1 साल से एक विवादित वीडियो, 1 साल मत कहिए, 6 महीने, जुलाई से लेकर के आज तक 6 महीने एक कंट्रोवर्शियल वीडियो को लेकर के तनाव में थी। उनकी मौत पर सवाल तब हुए जब मौत के करीब 4 घंटे बाद रात 9:30 बजे उनके ही इंस्टाग्राम अकाउंट से एक भावुक पोस्ट होता है। उनकी तरफ से पोस्ट में क्या लिखा गया था, अब मैं आपको बताता हूं। साध्वी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया। अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा जता रही हूं। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अब 2 बड़े सवाल हैं। साध्वी प्रेम वायसा पिछले साल जुलाई में जो वीडियो आया था उससे परेशान थी। अगर इन्होंने खुदकुशी की है तो रात में 9:30 बजे वीडियो कौन डाल रहा है? 5:30 बजे अगर उनको अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ब्रॉट डेड केस है, और रात 9:30 बजे एक पोस्ट उनके इंस्टा अकाउंट से होता है, तो फिर वो पोस्ट कौन कर रहा है? जो वीडियो आया था जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वो बहुत परेशान थी, तनाव में थी, उस वीडियो में वो अपने गुरु पिता से गले मिल रही हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि ये वीडियो जो है ना वो गलत मानसिकता को दिखाता है। साध्वी का वो सच दिखाता है जिसको समाज साध्वी से जोड़कर कभी नहीं देखता है। ये संत समाज के ऊपर बदनुमा दाग है वीडियो। उनके बारे में तरह तरह की बातें कही गईं और कहा यह जाता रहा है कि इस वीडियो के कारण वो अवसाद में रहीं, तनाव में रहीं। साध्वी ने तब सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने को तैयार है। यह बयान उस समय का है, सुनिए। मौके का फायदा उठा करके उस एडिट वीडियो को वायरल किया है। आप एक बात बताओ, जिस बेटी की जिंदगी में छोटी उम्र में माँ इस संसार को छोड़ करके चली जाए, ना तो उसका कोई भाई है ना कोई बहन है, एक पिता ही उसकी जिंदगी में, बचपन से पिता ने उसका लालन पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, शिक्षा दी, और जब उस बेटी की जिंदगी में कोई दुख आता है, संकट आता है, और बेटी जब रोती है तो पिता सबके सामने, 5-6 लोगों के सामने उस बेटी को गले लगाते हैं, कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ।
तो पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने पता नहीं कैमरा रखा, मोबाइल रखा, उससे वीडियो बनाया और उस वीडियो को एडिट किया और जो पास में 4-5 व्यक्ति खड़े थे उनको कट किया, वीडियो एडिट करके आज वायरल किया है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे कई असामाजिक तत्वों की वजह से कई बेटियों ने अपनी यह लीला समाप्त कर दी है, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। ईश्वर मेरे साथ है, जो करेगा सो भरेगा, जिसने किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। प्रेम बाईसा का यह बयान आपने सुना। वो कह रही कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, जो करेगा वो भरेगा। यह वीडियो मेरे पिता के साथ मेरा है। पिता आए थे और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही थी, तो भावुक पल थे पिता पुत्री के बीच में। इस वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया और गलत मतलब निकाल करके उनको बदनाम करने की साजिश की गई। लेकिन मैं डरी नहीं हूँ, मैं कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकती हूँ। उनके बयान से यह मतलब आप निकाल सकते हैं। और सवाल ये है कि जुलाई में जो घटना है, जो वीडियो है, जनवरी के आखिर में आकर के कोई साध्वी अगर खुदकुशी करती है तो 6 महीने और साथ में गुजारने के बाद उसको 6 महीने बाद इतनी यंत्रणा या इतना दबाव महसूस होता है कि वो चाहती है कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। यह स्टोरी, यह खबर उठाने का कारण ये है कि दरअसल इसकी असलियत कुछ और भी हो सकती है। जो अपने लिए लगातार लड़ने का दावा कर रही है महिला, लोगों के बीच में वो साध्वी के रूप में है। इस वीडियो के बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता कम नहीं हुई। उसी तरीके से लोगों के बीच में प्रवचन करती रही, धर्म प्रचार करती रही। फिर ये सुसाइड कैसे है? और 5:30 बजे जिस महिला को डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से रात के 9:30 बजे उसकी तरफ से पोस्ट कहां से आ जाता है? इसलिए सवाल है। ऐसे में पुलिस, परिवार और वहां के राजनेता क्या कह रहे हैं, जानना जरूरी है। देश की चिंता जो आप देंगे वो हमें मंजूर है। आप में ही भगवान का स्वरूप है, आप में ही से भगवान का अंश विद्यमान है। आज इस वक्त हर इंसान के इस घड़ी में सबके अंदर भगवान ही है जो सेव कर रहे हैं। आपने जो उचित लगे वो करवा दे, उनको न्याय दिला देना। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। बाद उसके उनको एमजीएच मोर्चरी लेके आए और एमजीएच मोर्चरी में अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। साध्वी प्रेम बाईसा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो भी घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी दुखद रहा। मारवाड़, जोधपुर वो एक अपनायत का शहर रहा है, वहाँ पे इस तरीके की घटना हो जानी ये वाकई दुखद है। परिवार को ईश्वर हिम्मत दे और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य है वो प्रदेश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। यह मामला संदिग्ध है, जांच जरूरी है, इंसाफ की मांग वाजिब है। और अब आखिरी चैप्टर न्यूज मास्टर का। जब आप किसी को नापना चाहें और आपके पास हथियार हो तो आप नाप सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश को नापने का मन बना लिया है और ये ज़रूरी भी है। हिंदुस्तान के हर आदमी ने ये माना है कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आज़ाद करवाया। बांग्लादेश आज जिस हैसियत में है उसमें हिंदुस्तान ने अपना बहुत कुछ लगाया है और भारत के प्रेम, सहयोग, सद्भाव और भारत के साथ ने बांग्लादेश को एक जगह पर ला करके खड़ा किया।
आज मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में वह बांग्लादेश से कहता है कि हम T20 मैच नहीं खेलेंगे, हम भारत के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। मोटे तौर पर पाकिस्तान और चीन के लिए वो ज़मीन दे रहा है, उनके साथ गलबहियाँ करता है और एक ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के कई राज्यों को शामिल करने का दम भरता है। खाली खोखला। हिंदुस्तान ने कहा कि हम सीधे नहीं मारेंगे तुमको, लेकिन तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़वा देंगे। इसलिए ये कैसे है ये समझना जरूरी है। 2 रोज पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत भारत ने यूरोप के जिन 27 देशों के साथ समझौते किए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि जो ड्यूटी हमारे सामान पर लगती है उन सामानों पर ड्यूटी नहीं लगेगी। उस डील ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया, बल्कि भारत का एक और जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसको भी दिन में तारे दिखने लगे हैं। वजह है इस डील के लागू होने के साथ ही हिंदुस्तान का जो कपड़ा का कारोबार है वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां पहुंचने का सपना कभी बांग्लादेश देखा करता था, या आज की तारीख में एक कमज़ोर देश होने के नाते उसको जिस तरह की सहूलियत WTO के ज़रिए मिलती है, यानी कमज़ोर देश है उसको मदद मिलनी चाहिए, तो तमाम देशों में टैरिफ यानी कि ड्यूटी फ्री उसका कपड़ा होता है। हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील की है न सिर्फ बांग्लादेश का वो सपना तोड़ेगा कि तुम कपड़ा इंडस्ट्री में बहुत कुछ हासिल कर चुके हो। आपको ये पता है कि बांग्लादेश का जो टोटल एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट का 80 से 85% जो रकम आती है वो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से आती है, गारमेंट एक्सपोर्ट से आती है। हिंदुस्तान की डील ने बांग्लादेश की बर्बादी की एक तरीके से कहानी लिखी है और मोहम्मद यूनुस को यह बात अब समझ में आ रही होगी और उनको यह सूझ नहीं रहा होगा कि हम करें तो क्या करें। यूरोपियन यूनियन में कपड़ों का बाजार लगभग $263 बिलियन का है। इसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो चीन की है, जिसकी बाजार में 28 से 30% की हिस्सेदारी मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश, जो इस पूरे बाजार के 21 से 22% हिस्से पर कब्जा जमाए हुए कमजोर देश होने के नाते टैरिफ फ्री है, ड्यूटी फ्री है उसका सामान। इसकी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस है, उससे उसका कारोबार बढ़ा है। तीसरे नंबर पर तुर्की है, जिसका इस पूरे बाजार में लगभग 10 से 12% की हिस्सेदारी है। भौगोलिक तौर पर आप देखें तो तुर्की यूरोप के करीब है। तुर्की के बड़े ब्रांड के कपड़े यूरोपियन यूनियन में खप जाते हैं। वियतनाम भी ठीक ठाक कपड़े यूरोपियन यूनियन को बेच लेता है और वो भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री है। तो यूरोपियन यूनियन के लोग उन कपड़ों को खुशी खुशी खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। जैसे ही बात भारत की आती है तो अभी तक भारत महज 5 से 6% बाजार पर अपना कंट्रोल रखे हुए है। अगर आंकड़ों में बात करें तो यूरोप का जो कपड़ा बाजार है $263 बिलियन का, उसमें भारत का हिस्सा $8 बिलियन के आसपास का बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत से जो कपड़ा यूरोप को भेजा जाता है उस पर 9 से लेकर के 12% तक का टैक्स है, ड्यूटी है। अब ये जब WTA है, जब टैक्स फ्री हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, तो भारत का जो 8 से 12% का टैक्स है ये तो गया, तो हमारा सामान जो है वो सस्ता हो जाएगा और सस्ता होते ही बांग्लादेश और वियतनाम और तुर्की जैसे देशों का जो माल है, सामान है, कपड़े हैं, उनकी जगह पर हमारे कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी और हमारे कपड़ों की मांग बढ़ेगी तो सबसे पहले जो झटका लगेगा वो बांग्लादेश को लगेगा। तुमको ड्यूटी फ्री मार्केट मिला हुआ था, हमने ऐसी डील कर ली कि हम उन बाजार तक जहां तुम जा करके अपने लिए पैसा कमाते हो वहां हम तुम्हारी तरह ही ड्यूटी फ्री डील करके पहुंच गए हैं। अब तुम्हारी आमदनी हम बंद करेंगे, नकेल कसेंगे, डीजल का जो टैप होता है ना, टाइट, अब तुम जलाओ चूल्हा अपना। इस ट्रेड डील को लेकर के जो फायदे गिनाए गए हैं
उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को साफ तौर पर बताया गया है कि पूरी दुनिया में भारत लगभग 36.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3.19 लाख करोड़ रुपए के कपड़े बेचता है। यूरोपियन यूनियन को अभी तक भारत 7.2 बिलियन डॉलर यानी कि 62,000 करोड़ के ही कपड़े बेच पाता था। लेकिन ट्रेड डील के बाद न सिर्फ भारत का निर्यात बढ़ेगा बल्कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए कपड़ा कारोबार में और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी और 60 से 70 हजार रोजगार पैदा होगा। नई नई नौकरियां, नए नए रोजगार और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता भी हमारी कम होगी, क्योंकि अभी तक अमेरिका ही था जो भारत से सबसे ज़्यादा कपड़े खरीदता था। तुमने हमारे लिए रास्ता बंद किया, हमने एक नया दरवाज़ा खोल लिया और दरवाज़ा भी टैरिफ फ्री है, ड्यूटी फ्री है। बांग्लादेश के लिए अलग मुसीबत हम पैदा करेंगे और अमेरिका के लिए अलग। एक तीर से दो निशाने। अब आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन उस अमेरिका की जगह ले सकता है हमारे लिए, जिसने अपने टैरिफ की वजह से सबको परेशान करके रखा हुआ है। और रही बात बांग्लादेश की, तो उसकी मोटे तौर पर बर्बादी तय है, क्योंकि तुम्हारा टोटल एक्सपोर्ट का 80%, 85% जहां से आता है वहीं हमने तुम्हारी टोटी कस दी। अभी तक तो बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा देश है जो कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और बाजार में, दुनिया के बाजार में बेचता है। यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस भारत को मिला, जाहिर है उसका बाजार बढ़ा। हालांकि बांग्लादेश को कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत भी उसे कच्चा माल देता है और वो एक ही तरह के कपड़े जैसे टी शर्ट, लोअर, जीन्स और बेसिक गारमेंट बनाता है। लेकिन अब जब भारत को भी यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है तो फिर बांग्लादेश के इस बाजार पर असर पड़ना तय है। बाकी तो इस ट्रेड डील के बाद भारत का लक्ष्य है कि वो अगले 5 साल में यूरोपियन यूनियन को 2 गुना कपड़ा बेचे। यानी कि अभी जो कारोबार 7 बिलियन डॉलर का है वो 15 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और जब ये होगा तो भारत में नौकरियां भी आएंगी। लेकिन पीयूष गोयल ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत इस कारोबार को 30 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहता है, या 30 से 40 बिलियन डॉलर तक यह कारोबार जाएगा कपड़े का यूरोपियन यूनियन के साथ डील होने के बाद। और अगले कुछ साल में लगभग 70 लाख लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी तक कपड़ा कारोबार में करीब 5 से 5.5 करोड़ लोग काम करते हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यह संख्या बढ़कर के 10 करोड़ तक पहुंच जाए। उम्मीद है कि यह ट्रेड डील इस मुकाम को हासिल करने में मददगार साबित होगी। और अब आखिर में चलते चलते मैं आपको एक सूचना देता हूं, रोजाना देता हूं, इसलिए भी कि इन्फॉर्मेशन आपके काम का हो। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हेडफोन, ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करता होगा या किया नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ 1 घंटा हेडफोन लगाने से हमारे कानों में बैक्टीरिया की तादाद 700 गुना बढ़ जाती है। एक बार लगाने से 700 गुना। तो अपने ईयरफोन का, हेडफोन का हाइजीन आप बार बार चेक करते रहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुलाकात कल फिर होती है इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।